नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं उषा प्रेमदा द्वारा रचित उपन्यास अल्प विराम का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। तो बताइए, उपन्यास कैसे लिखते हैं? ये बताया सिखाया नहीं जाता, एक नेचुरल आत्मजनित टैलेंट होता है। अब मैं प्रयत्न भी करूं तो उपन्यास नहीं लिख सकता। जैसे एक किताब वैसे दूसरी, बस एक रिसर्च की दूसरी कहानी की। मैंने कहा, ऐसी सरल बात नहीं है। बाईं तरफ का ब्रेन विकसित होता है तो विश्लेषणवादी हो जाता है, और दाएं तरफ का ब्रेन मौलिक विचार आदि का सोर्स होता है। यदि एक ओर का अधिक शक्तिशाली हो जाए तो दूसरा कमजोर पड़ जाता है। मैं आलोचक, समीक्षक, विश्लेषणवादी हूँ, इसलिए उपन्यास लिख तो लूंगा पर दमदार नहीं। बाप रे, जरा सी बात का इतना भाषण! तो कोई कार्यशाला ज्वाइन कर लूं? क्या टॉलस्टॉय या प्रेमचंद की जिस कार्यशाला में गए थे? बात मत उड़ाइए, मैंने कहा। सुना है अमेरिका के विश्वविद्यालयों में लेखन की कार्यशालाएं होती हैं। बस अमेरिका जाकर मैंने बात बीच में छोड़ दी। अच्छा बताइए, उपन्यास कैसे लिखूं? मैं बच्चों की तरह ठुनक रही थी। तो ध्यान से सुनिए, मैं बहुत सख्त गुरु हूँ। एक बार बताता हूँ, बार बार नहीं। हाँ, सुन रही हूँ। नंबर 1, कथानक यानी प्लॉट, यानी उपन्यास की कहानी। नंबर 2, पात्र। और नंबर 3, वार्तालाप। समझी? मैंने सिर हिलाया। समझ गई। तो आपका कथानक क्या होगा? यही मेरी कहानी, आप और यह घर। तो बड़ा बोरिंग होगा, वह हंसते हुए कहने लगे। कथानक में कुछ नवीनता होनी चाहिए। पाठक को लगे उसने कोई नई चीज, नई भावभूमि, नए विचार डिस्कवर किए हैं। मेरा उपन्यास तो नितांत प्रेम कहानी होगा। तो फिर उसके दो ही अंत हो सकते हैं, दुखांत या सुखांत। ये तो आप पर निर्भर करता है, यानी लेखिका पर। मैं सोच में पड़ गई। आपके माथे पर चिंता की रेखाएं अच्छी नहीं लगती। पति ने मुझे पास खींचा और चूमने लगे। आप उपन्यास लिखेंगी तो मैं क्या करूंगा? अपनी वारंट पीस पढ़िएगा। अरे वो तो खत्म होने वाली है। तब कोई और मोटी पोथी पढ़ने लगिएगा। मैं दिखा दूंगी उन प्रस्तावना और इल्की को कि मैं भी एकदम फालतू नहीं हूँ। अरे, आप अभी भी उन दोनों को प्रभावित करने के चक्कर में हैं? पति ने आश्चर्य भाव से कहा। मेरे मन में कांटा अटक गया है। और अगर उपन्यास फिस हो गया तो? क्या मतलब? अरे, अगर अच्छा न बन पाया तब अधिक जगह सही नहीं होगी। ये तो मैंने सोचा ही ना था। एकाएक खिलकर कहा, तो आप उसे सवार दीजिएगा। वो हंसने लगे। और मैं नायक मैं ही हूँ, इसकी गारंटी दीजिए। दे रही हूँ। तब हो चुका उपन्यास। नायक तो हरदम प्रेमिका को प्यार ही करता रहेगा। उपन्यास आगे कैसे चलेगा? मगर कोई बात नहीं, ऐसे भी उपन्यास लिखे जाते हैं। फिर एकदम गंभीर होकर बोले, पर तब आपको छद्म नाम रखना पड़ेगा, विलायती और देसी का मिलन, जैसे गार्गी डैनियल, अनसुईया जेम्स, या फिर धासु, विक्टोरिया पार्वती गंगाधरन। ये निश्चय ही मेरा उपहास कर रहे थे। जाइए, मैं रूठ गई। उपालंब भरी दृष्टि। मुझे मालूम था कि उस आह्वान को टाल नहीं पाएंगे। पर मैं लिखूंगी, लिखूंगी जरूर। गढ़कुंडार पढ़कर देखूंगी कि कथानक, वार्तालाप और पात्रों का विस्तार कैसे किया गया है। किस्सा कहानी ही तो है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। चुपचाप मन में गांठ बांध ली और छुपा ली। लिखूंगी छुप छुप कर, और जब दिखाऊंगी तो कितने चकित होंगे। कितने दिनों बाद मेरे मन में दिवा स्वप्न उपजा। मेरी पुस्तक का विमोचन हो रहा है। हॉल भरा है, तालियां बज रही हैं। मेरे ऊपर यश और पुरस्कारों की वर्षा हो रही है। मैं राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार लेने आई हूँ। आंखें खोली और वो सब लोप हो गया। बस छत पर पंखा धीरे धीरे घूमता हुआ हल्की हल्की हवा दे रहा था। पति कहते हैं, लिखने से पहले कुछ उपन्यासों को पढ़ लें। वार एंड पीस। मैं प्रयास के मूड में थी। वह आपके क्या बहुतों के बस की बात नहीं है। अब किस सोच में पड़ गई? वह स्निग्ध दृष्टि से मुझे देख रहे थे, जिसे देखकर मुझे लगता है कि यह व्यक्ति मुझे सचमुच चाहता है, और यह बोध मुझे कहीं गहरे स्तर तक तुष्टि देता है। इसके विपरीत वह लकी प्रसाद हमेशा दूर दूर थकियाते रहते थे, जैसे मेरे पास आने से डरते हों। जाने दो, हमारे बीच कितने सागर हैं। मैं यहाँ अपने सुखी संसार में, सब कुछ अच्छे के लिए ही हुआ है। बस मम्मी की झक थी। पति कुछ कह रहे थे। वो मुंशी जी को 2 किताबें मेरे पास हैं, उनसे पढ़ने की शुरुआत करें, रोचक है।
देखूंगी, मैंने बात टाल दी। मैंने अपना सामान सजोना शुरू किया, साड़ियाँ, चप्पलें। सुनिए, मैंने अचानक कुछ सोचते हुए कहा, आपने बताया नहीं कि कितने दिन रहना है? लौटने की तारीख खुली रखी है। जब तक आपका मन लगे रहिएगा, नहीं तो जल्दी लौट आएंगे, पति कहते हैं। सब कुछ मेरा मन, मेरा निश्चय। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैंने ठुड़क कर कहा। क्यों? अच्छा नहीं लगता? सब कुछ आपकी इच्छाओं की डोरी पर टिका है। अच्छा, हाँ अच्छा तो लगता है। फिर जल्दी से, मगर इतनी जिम्मेदारी से घबराने लगती हूँ। आदत डाल लीजिए। सारा स्त्री आंदोलन अपनी जिम्मेदारी अपने आप के लिए ही तो चल रहा है। आप कब स्त्री आंदोलन में? हमेशा से। तभी तो आपको आत्मनिर्भर देखना चाहता हूँ। आत्मनिर्भर आर्थिक रूप से नहीं, अपने निश्चय, अपने आप से, अपने जीवन को कैसे जिए उसका निर्णय। मगर आप तो बहुत आज्ञाकारी हैं। भाई का कहना माना, अब हर वक्त मेरी इच्छा पूछती रहती हैं, मगर मुंह नहीं जोड़ती। मुझे आप में यही बात अच्छी लगती है, न जानते हुए भी आप काफी निर्णय अपने आप ले लेती हैं। जैसे मुझे सचमुच जिज्ञासा हुई। अमेरिका में उसी रंग में ढल जाना, कपड़े लत्ते, व्यवहार, गाड़ी चलाना और मुझसे विवाह करने का अकस्मात निर्णय। मैं कपड़ों को तहा रही थी, एकाएक गड्डी को सरका कर बोली, हाँ। न जानते हुए न समझते हुए भी मैंने अपनी दिशाएं स्वयं निर्धारित की। अरे ओ प्रवाल लकी, तुम्हारे पीछे न भागने का, अपने अंकुरित होते आकर्षण को उखाड़ फेंकने का, सभी मैंने अपने आप ही तो सोचा और कार्यान्वित किया। तो फिर वहाँ मैं वही कपड़े पहनूंगी, वही नए कपड़े खरीदूंगी, चलेगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर कुछ साड़ियाँ भी ले चलें तो अच्छा रहेगा, शायद जरूरत पड़े। मैंने होठों पर उंगली रखी। यह आदत न जाने कब से है, अनिश्चय के क्षण में। तो बस एक साड़ी, आपके कहने का मान रखने के लिए। बताइए कौन सी? लाल बनारसी खूबसूरत है, पर औत्सवी शायद ऐसा मौका ना आए। उन्होंने एक साड़ी उठा ली। ये काली रख लें, मुझे मुनिया बॉर्डर पसंद है। मेरे लिए महंगी और दुर्लभ साड़ी यहीं औरंगाबाद से लाए थे। मैंने उसे सूटकेस की तह में एहतियात से जमा दिया, साथ में पेटीकोट, ब्लाउज और काले लेस लगा काला ही ब्रेजियर। क्या मैं ये भी रख लूं? आप बिंदौर से लाए थे, रंग भी सुंदर है, मगर थोड़ा सा मटमैला सा। मटमैला नहीं है, उन्होंने कहा, माटी के रंग का है। सॉरी, मैं हंसने लगी और उसे भी रख लिया। अब मैं भी उत्सुक और उत्फुल्ल थी। अमेरिका में समय बिताना, और वह भी बॉस्टन में। उस जलेबी की दुकान की याद आ गई, वह डोसा फैक्ट्री और वह नुक्कड़ जहाँ अब किसी के प्रकट होने की राह नहीं देखूंगी। वहाँ की सड़कें, वहाँ की बड़ी बड़ी नामी दुकानें, वहाँ का बौद्धिक वातावरण। न बाबा न मैं कोई कोर्स वोर्स नहीं लेने वाली। पति पुस्किन पढ़ेंगे और मैं उनसे छिपकर अपना उपन्यास लिखूंगी। कहीं दूर तो जाना नहीं है, बस अपनी ही कहानी लिखनी है। मैंने सूटकेस बंद कर दिया। लीजिए, मेरा सामान तो हो गया। उंगली से रेत पर हम अपना नाम लिखते हैं और पानी की लहर आकर उसे मिटा जाती है। पति बोले। कुछ देर मुझे देखते रहे, फिर बोले, उमर खैयाम। फर्ग्यूसन साहब के बंगले के पिछवाड़े की पगडंडी पर उन्होंने चलते चलते अचानक पूछ लिया था, आपके प्रिय लेखक कौन है? मम्मी हैरानी से मेरा मुंह देखने लगी। मैंने बिना सोचे समझे कह दिया, जेन ऑस्टिन। असल में जेन आयर और जेन ऑस्टिन को कंफ्यूज कर गई थी। और उन्होंने आगे पूछा, थॉमस हार्डी? बीए में पढ़े अंग्रेजी लेखकों में एक नाम उभरा, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। याददाश्त बुला रही थी। अंग्रेजी के अलावा भी कोई पसंद है? न जाने क्यों मैंने कह दिया, पास्तरनाक। वो ठिठक कर खड़े हो गए। पास्तरनाक? उपन्यास या कविताएं? मुझे तब क्या मालूम था कि रूसी साहित्य के प्रेमी से भिड़ंत हो गई है। मैंने तो डॉक्टर जुआगो फिल्म की पसंदगी के कारण नाम ले लिया था। पास्तरनाक कभी भी थे, यह मुझे क्या मालूम था। आगे कुछ और न पूछने लगे, इसीलिए मैं वापस बंगले की ओर मुड़ गई थी। अभी आई कहकर मैं जल्दी से अंदर चली गई। अब उनकी हजारों पुस्तकों से भरी इस लाइब्रेरी के बीचों बीच खड़े हुए वो क्षण याद आ गए। मैं हंसने लगी, थोड़ा सा उनकी ओर झुककर बोली, आपको पता है, मैंने पास्तरनाक का केवल नाम ही सुना है, आपको प्रभावित करने के लिए कह दिया था। मुझे मालूम है, तुरंत पता चल गया था कि आप झूठ बोल रही हैं। अच्छा लगा था। मेरा मन वहाँ वापस जाने को करता है। मैं अनायास कह गई, कहाँ? अमेरिका तो जा ही रही हैं।
पति के किताब के पृष्ठ पर उंगली रखी और उसे बंद करके मुझे पूरी दृष्टि से देखने लगे। नहीं। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने कहा, वहाँ वापस जहाँ भाई की पोस्टिंग थी, फर्ग्यूसन साहब के बंगले में। वो उसी सीधी सतह दृष्टि से मुझे देखते रहे। न जाने क्यों वो अपना घर जैसा लगता है, अस्थायी पड़ाव की तरह नहीं। मुझे वहाँ बहुत तसल्ली सी होती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं अपने घर में हूँ। और यह, उन्होंने पूछा, यह घर? मैं आसपास दृष्टि घुमाई। कमरे, पलंग, चादर, दोहर, तकिए, पर कुछ कहा नहीं। ये घर नहीं लगता, उन्होंने कुरेदा। घर तो असल में यही है, पर न जाने क्यों मुझे अपना अस्तित्व पराया पराया लगता है। सब कुछ आपका ही तो जुटाया हुआ है। आपकी पसंद का आधुनिक फर्नीचर और हजारों किताबें। वे किताबें मुझे जैसे मेरी कम अकली पर मुझे बिराती सी रखती हैं। पन्ना खोलो और पढ़ो तो कुछ समझ में नहीं आता। पाली, संस्कृत, प्राकृत। उन्होंने किताब खोल ली, अपनी उंगली हटाई, पर किताब खुली रही। पढ़ना नहीं शुरू किया। और अब यह जानलेवा बार एंड पीस न जाने कब खत्म करेंगे। उन्होंने कहा, फर्गुसन साहब का बंगला अब नहीं है, उसमें आग लग गई थी, खाली था। अरे, मैंने कहा, आंखें भर आई। उसका जल जाना ही अच्छा था। क्यों? क्योंकि हर चीज की एक अवधि होती है, और उसकी अवधि पूरी हो गई थी। विचित्रा मौसी कहती हैं कि वह भुतहा था, और मैं भी किसी भूतनी के चंगुल में आ गई थी। वो ठहाका मारकर हंस पड़े। कुछ देर बाद संयत होकर बोले, आपकी विचित्रा मौसी का एकदम नाम सटीक है। विचित्र प्राणी है। मैंने उनके चेहरे पर आंखें जमाकर पूछा, क्या वो सही कहती हैं? आप भूत प्रेत पर विश्वास करती हैं? पता नहीं, मरने के बाद सब मनगढ़ंत बातें हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, खासकर इस सदी में। वह एक प्रकार का हिस्टीरिया होता है। अक्सर स्त्रियां ही। वह कहते कहते रुक गए। क्यों रुक गए? आगे कुछ कहना स्त्री संदर्भ में अनुपयुक्त माना जाएगा। अब आप अपने को सताइए मत। आपके साथ एक दुर्घटना हुई थी, उसी को चाहे कुछ भी कह लें। क्या दुर्घटना? पैर फिसल कर ताल में गिर गई थी। मुझे कुछ याद नहीं, फिर बच कैसे गई? वह जो बुतनियां वहां डोलती रहती थी, विचित्रा मौसी के अनुसार उसी में से किसी ने आपको बाहर खींच लिया। आधी बाहर, आधी पानी में। ऐसे मिली आपकी, कभी उसमें से एक रही होंगी। अभी सब अतृप्त आत्मा। वह भटकन का समय समाप्त होने पर पुनर्जन्म हुआ, पर पहले संबंध आपको वहां कर खींच करके ले गए थे। आप मजाक कर रहे हैं? इसे एक मजाक ही समझिए। वह पुस्तक में मग्न हो गए, यानी बात कर। मगर क्या हुआ था मुझे? क्या कर रही थी वहां उस तपती हुई सुनसान दोपहर में, जबकि पास के जंगलों से हाहाकार करता हुआ एक बवंडर सा उठता था और बंगले की चारदीवारी के बाहर थम जाता था? मुझे कुछ स्पष्ट नहीं पड़ता, पर क्यों लग रहा है कि मेरा कुछ बहुत अमूल्य मुझसे छिन गया है। हाय, यह रिक्तता! अंदर बाहर, आसपास वस्त्रों से ठूसी हुई अलमारियां, चांदी की थाली कटोरियां, जड़ाऊ कंगन, सोने की पायलें, इतने चाहने वाले पति, पर तब भी कहीं दूर भाग जाने का मन करता है। बहुत दूर, किसी अकेले अनजाने प्रदेश में, जहाँ मेरे अलावा सिर्फ सन्नाटा हो। न घर, न गृहस्थी, न कोई रिश्ता, न कोई बंधन। एकदम उन्मुक्त। करोड़ों की आबादी वाली इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है क्या? ऐसा होना संभव भी नहीं है। बस यूं ही बंधी रहूंगी इस अटूट श्रृंखला से। पानी नहीं आया, बिजली चली गई, नौकरानी ने हाथ नहीं धोए, ऊनी कपड़ों में कीड़े लग गए। ऐसे ही बीतेगी क्या जिंदगी? और जिंदगी लगती है कारावास की तरह लंबी। मैं लंबी लंबी सांसें लेती हूँ, अपने सौभाग्य को याद करती हूँ। चाहने वाले पति, पर्याप्त पैसा, अपना घर, अच्छी अच्छी चीजें, बर्तन, गिलास, कटोरियाँ, तवा, कढ़ाई, चिमटा। फिर अंदर से एक लंबी सांस। यह लीजिए। पति सामने खड़े हैं और हाथ में जो लिए हैं उसे हवा में झुला रहे हैं। क्या है? मैं कुछ दूर हूँ, ठीक से देख नहीं पाती। आपका मोजा? मोजा? हाँ, खोया हुआ मोजा मिल गया। मैंने कहा था ना कि अक्सर खोई हुई चीजें मिल जाती हैं। मैं पूछती हूँ, कहाँ था? वहीं मोजों की ड्रॉर में। मेरे मोजों में मिल गया था वहां से, तो मैं ही चोर निकला। पर मैं हंसी नहीं, न मोजा हाथ में लिया। अब इसका क्या करना है? वह पहला वाला तो मैंने फेंक दिया। क्या मालूम था कि ये मिल जाएगा? फेंक दे इसे भी, अब क्या करना है? उन्होंने मोजा मुझे पकड़ा दिया। रंग रूप सही था, मगर कीड़ों ने कुछ छेद कर दिए थे। इसमें कीड़ा लग गया है। आपकी ड्रॉअर के सारे कपड़े कट जाएंगे।
वो खाली कर दी है, गोलियां मंगवा कर डलवा देंगे। तो मिल गया मौजा, मगर जल गया फर्ग्यूसन साहब का बंगला, पिछवाड़े का टेसू और पलास का जंगल। क्या उसमें भी आग लग गई? यह जंगल की आग ही बंगले को ले गई। जीवन में ऐसी उलट पलट क्यों होती रहती है? अभी सब कुछ स्थिर उपस्थित है और दूसरे दिन कुछ नहीं। कहीं बवंडर, कहीं भूकंप, कहीं समुद्री तूफान। फिर उनकी याद आ गई। कहाँ खो गई? वह पूछ बैठे। क्या कहा था थीना ने? वही, खोई हुई चीजों को खोई ही रहने दो। और पति का विश्वास है कि खोई हुई चीजें अक्सर मिल जाती हैं। अमेरिका के उस उत्तरी पूर्वी कोने से, जहां से कोई मुझे खोजता हुआ आया था, और मैंने उसे चले जाने दिया। कैसा लगता होगा एकदम अकेले, ऊपर विस्तृत आकाश, नीचे गहरा पानी। वहां भी एकदम निस्तब्धता होती होगी। हवा के झोंके, लहरों का गान, पानी की छपछप। मैं जा सकती थी, पर बहुत देर हो चुकी थी। समय निकल गया था और उसे वापस लौटाया नहीं जा सकता था। क्या वह मेरी कायरता थी, या पलायन, या मैं भविष्य के अनजानेपन से डर गई थी, या मैं इन्हें यानी पति को छोड़कर नहीं जा सकी? वो झिझक नहीं थी, न डर। मैं सच में इनसे बेइंतहा प्यार करने लगी थी। यह उधेड़ बूंद तो बाद की बात है। जब पास में एक बहुत छोटा सा क्षण हो, पलक झपकने का सा, तब जो निर्णय लिया जाता है, वह केवल उसी समय का निर्णय नहीं होता। वह तो अवचेतन मन में किसी अनजाने स्तर का खुदबुद होता ही रहता होगा। फिर वह चुप रही, एक बार भी कुछ नहीं कहा, और उठकर चली गई। मैं करती तो क्या? रात्रि वस्त्रों में उठकर खड़ी हो जाती और धड़ाधड़ सीढ़ियां उतरते हुए लकी सास से कहती, रुकिए। पर क्यों? मैं प्यार करती हूँ तो इनसे, पति से। निर्णय ले लिया था विवाह का, सोच समझकर, आगा पीछा सोच समझकर कदम उठाया। मेरा स्वभाव तो ऐसा नहीं है। एकदम मन में जो उभरा कह दिया। हाँ, उससे पहले कुछ होता तो होता। ऐसा ही तो था हमारा पारस्परिक संबंध। मैं पूछती थी, आप प्रबल हैं? और वो कहते थे, नहीं नहीं नहीं। और अब याद आया कि उन्होंने अभी भी अपना परिचय लकी सा कहकर दिया था। सच में वह यही हैं जो वो दिखाई देते हैं। प्रवाल श्रीवास्तव है ही नहीं। तो बस वह प्रसंग समाप्त हो गया। मम्मी की उपस्थिति में न जाने ऐसी क्या बात थी कि मुझे हमेशा असंतुलित कर देती थी। कहती वह कुछ नहीं थी, पर उनकी पूरी भाव मुद्रा में असंतोष और आलोचना स्पष्ट रहती। पति, उनकी हजारों किताबें, नई पुरानी, अपने पढ़ने लिखने की जिंदगी, और नवाबगंज की उनके सामने की पुरानी पर अंदर से नवीनकरण की हुई गढ़ी, चौकीदार, माली, अंडे वाली और खाना बनाने वाली का आना जाना, गुरुद्वारे का भोपू, सामने छोटी छोटी दर्जनों दुकानें, जूस वाला, प्याज, आलू, टिंडे, कद्दू बेचने वालों की कतार, फिर रुई धुनकर रजाई बनाने वाला, दबड़ों में बंद मुर्गियों वाला। और मुझे इन सब की आदत पड़ने लगी थी। मगर पहली बार मम्मी ने घबरा कर कहा, ये सब क्या है? तुम यहाँ कैसे रहती हो? मैंने सोचा था नई दिल्ली के आलीशान बंगले में होगी, ऐसो आराम से, पर कहाँ लाकर पटक दिया। तुमने कभी कुछ ऐसा देखा कहाँ है? ऐसे में गृहस्थी चलाई है? मम्मी की टिप्पणी से अपने चारों ओर खड़ी की गई संतोष की दीवार बरबरा कर गिर गई। मैं उस ध्वज के बीच खड़ी रह गई, अपनी छेद्यता भेद्यता से आहत और घायल। मम्मी आगे बोली, कहाँ लाकर पटक दिया है? खुद तो किताब में नाक अड़ाए बैठे रहते हैं, साधु संत जैसे। जब सारी जायदाद उठाकर दे ही देनी थी, तो फिर तुमसे ब्याह क्यों किया? क्या फर्क पड़ता है मम्मी, मैंने कहा, मैं खुश हूँ। मम्मी की नाक बहुत चढ़ी रही। चाय मैंने ही बनाई। मम्मी चुपचाप देखती रही। मेरा पानी उबालना, केतली खंगालना, एहतियात से नाप कर चाय डालना। अनजाने में ही उन्होंने एक लंबी सांस ली। यह सब तुम्हें करना पड़ता है, एक पूरे समय का नौकर तो होना ही चाहिए। मैंने कितना कुछ सीख लिया है मम्मी, मैंने मनुहार के स्वर में कहा। वह तो मैं देख ही रही हूँ। चाय में चम्मच घुमाते हुए वह कहने लगी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम इस पुरानी बुतई जगह में पड़ी होगी। कितने बड़े बड़े अंधेरे कोटर, उजाड़ छतें, पूरी कोठी तो नहीं, कम से कम एक नया, एक अच्छी जगह फ्लैट तो होना ही चाहिए था। आसपास पड़ोसी हो, सहेलियाँ हो, बाहर जाओ, हंसो खेलो। विचित्रा बता रही थी कि तुमने हीरे मोती के सेट तो दूर, एक अंगूठी तक नहीं खरीदी है। मैं क्या कहती, चुप रही। लगा मम्मी ठीक ही तो कह रही हैं। नए आने वालों को हजारों किताबें, नीचे का खाली खंड और नवीकरण करने पर भी हमारा ये आवाज बुता और उजाड़ ही लगता होगा। पर मैं तो उनके सतत प्यार की वर्षा में इतनी रची बसी थी
मुझे ये सब विचित्र नहीं लगता था। मुझे अच्छा लगता है इन्हें भी। पढ़ने लिखने की यहाँ कितनी शांति है। मम्मी ने सांस छोड़ी। मम्मी को बात से मन में न जाने क्या अकड़ाहट भर गई। मैं तो जो मिलता गया स्वीकार करके संतुष्ट रही, और दूसरों को यह सब कितना अजीब लगता होगा, ये मैंने सोचा भी ना था।